नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात राजनीति की। लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन की चुनौतियां बढ़ रही हैं। बिखराव और दरार की खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने आज कहा कि कांग्रेस के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन का फैसला चुनाव के बाद लेंगे। उन्होंने कहा कि वो हमारे राज्य में आ रहे हैं और शिष्टाचार के नाते भी मुझे नहीं बताया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ओर इशारा वो कर रही थी। हालांकि अधीर रंजन चौधरी के तल्ख बयानों से भी वो परेशान है। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा और उसके बाद जयराम रमेश ने क्या कहा। কারোর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রথম থেকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা যায়। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজল শেখকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে নাটককে দুটো। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाए, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। और इसके बाद आज आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि वो पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 13 सीटों के लिए 40 नामों का विचार जारी है, कहा मुख्यमंत्री ने। पंजाब ने कांग्रेस के साथ हमारा कुछ नहीं है, ये भी कहा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। आइए सुनते हैं उन्हें। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। तो गौरतलब है कि ममता बनर्जी के अलावा बिहार में जेडीयू से भी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि बेहतर होता कि कांग्रेस की ही नहीं इंडिया गठबंधन की होती। हालांकि 30 जनवरी को ये यात्रा बिहार पहुंचेगी और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के साथ स्टेज साझा करेंगे। बहरहाल तो इंडिया गठबंधन में ये हालात क्यों बन रहे हैं? क्या ये दबाव की राजनीति है? क्या चुनौतियां गठबंधन के सामने? हमारे साथ बेहद खास मेहमान है बात करने के लिए केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं जो इस इंडिया गठबंधन पर रोशनी डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि ममता बनर्जी का जो तल्ख बयान आए हैं, इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है ये। ममता दीदी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हम काफ़ी दिनों से, नीतीश कुमार जी ने भी उस तरफ इशारा किया था कि सब काम छोड़ करके पहले सीटों की तालमेल करो, जॉइंट कैंपेन करो, मैनिफेस्टो तैयार करो और कोई भी कार्यक्रम अब कोई एक पार्टी ना करके संयुक्त कार्यक्रम होनी चाहिए। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी का वक्तव्य भी काफ़ी भड़काने वाला था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के साथ सुर मिलाते हुए पश्चिमी बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने की केंद्र सरकार से मांग की थी। तो कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
इससे गठबंधन में दरार पड़ती है। मैं ममता दीदी का वक्तव्य को इंडिया गठबंधन की एकता में आई हुई दरार के रूप में देखता हूं और अफसोस है हमको। जी, ममता जी ने यह भी कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में उनको नहीं बताया गया। क्या यह भी एक कारण हो सकता है उनके रुष्ट होने का? निधि जी, ये सवाल मैं पहले उठाया था, जिसमें मेरे कांग्रेस के कई मित्रों ने ऐतराज भी किया, मुझको फ़ोन से भी उन्होंने सूचित किया। ये यात्रा अगर इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे होती तो बहुत अच्छा होता, सहज होता, इसको रेस्पेक्टेबिलिटी भी मिलती। ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है और बड़े बड़े अनुभवी नेताओं को चिट्ठी भेज करके ये कहना कि आप इसमें शामिल हो जाइए अपने कार्यक्रम छोड़ करके, ये असंभव सा भी लगता है। राहुल जी एक अच्छे काम में लगे हुए हैं, इससे जनता के करीब जाने का, उनकी समस्याओं को सुलझाने का, समझने का उनको अच्छा अवसर मिला है। पिछली भी यात्रा उनकी काफ़ी सफल रही थी, लेकिन माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, ये यात्रा का नहीं, ये संयुक्त सभाओं का, उम्मीदवारों के चयन का, जॉइंट कैंपेन का दौर है। जी, इंडिया गठबंधन का आपने सीटों की बात की, ना संयोजक होना अब तक, ना सीट शेयरिंग पर कुछ मोहर लगना, देरी के पीछे कारण क्या है? नहीं, ये सारा प्रबंधन निधि जी कांग्रेस पार्टी के हाथ में है। बेहतर हो आप उन्हीं के नेतृत्व से पूछें कि 1.5 साल के बाद भी, पिछले साल सितंबर के महीने में ये कार्यक्रम, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, मैं 1.5 साल हो गया है, जब देवीलाल जी की जयंती पर नीतीश जी और तेजस्वी यादव पहली बार मिले थे हिसार में, तो उन्होंने कहा था कि तीसरा मोर्चा नहीं, पहला मोर्चा बनना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन सकता। इस सब के बावजूद भी प्रबंधन उनके हाथ में रहा। पटना की मीटिंग के बाद लगा था कि जैसे 400 प्लस सीटों पर 1 to 1 हो रहा है और लड़ाई मजबूत होगी। उसके बाद मुंबई में और भी गति आई और फिर 3 महीने तक कोई बैठक नहीं हुई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर जॉइंट कैंपेन हुआ होता और कांग्रेस पार्टी जीत गई होती तो हमारी राह और आसान हो गई होती। अफसोस ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, स्थानीय नेताओं के व्यवहार की वजह से वो गठबंधन नहीं हो पाया और तीनों राज्यों में हुई कांग्रेस की जो पराजय थी वो एडवांटेज बीजेपी कर गई। तो 30 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंच रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी के साथ जो है स्टेज साझा करेंगे 30 जनवरी को। तो यानी इतनी बात बिगड़ी नहीं है, बिहार में कुछ बना हुआ है अभी? नहीं, हमारी पार्टी ने अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है, यद्यपि उनकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं। पंजाब ने भी, वहां से भी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। किस तरह के संकेत ये इंडिया गठबंधन के लिए मिल रहे हैं? नहीं निधि जी, हम तो इसके निर्माता हैं, ये हमारा बेबी है इंडिया। हमें बहुत कष्ट है जब इसको चोट लगती है या कोई खरोंच आती है, और अब तो पंजाब के बाद और वहाँ के बंगाल के घटनाक्रम के बाद ये चोट नहीं है, ये घाव पैदा हो गया है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द इंडिया गठबंधन। जी, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों तक ये इंडिया गठबंधन साथ रह पाएगा? रहना चाहिए। जिन मूल्यों के लिए, जिन सवालों के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे, सभी दलों का मानना था कि संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं, फेडरल स्ट्रक्चर खराब है, पोलराइजेशन का प्रोसेस तेज है, किसानों के साथ और अन्य कमेरे वर्गों के साथ जाती हो रही है। लेकिन जिस तरह की गति गठबंधन की है उसको लेकर के जरूर हमें मायूसी है। इसके निर्माता होने के नाते बेवजह नीतीश कुमार जी को इसमें घसीटा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे, वो संयोजक बनना चाहते थे,
तो नीतीश जी तो इस गठबंधन के निर्माता हैं, ये पद संयोजक के पद से बड़ा है। और यूं भी जब से बिहार में जातिगत गणना हुई है, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे किसी भी जात समुदाय के हों, उनके आर्थिक आंकड़े आए हैं। जिस तरह से आरक्षण का कैप 50% से बढ़ा करके 75% किया है, आज सारे देश में वो मांगें जोर पकड़ती जा रही हैं। और उसी का नतीजा है कि आज कर्पूरी ठाकुर जी को भी, जो हमारे नेता रहे हैं, आदर्श रहे हैं, उनको भारत रत्न भारत सरकार ने दिया है। जो पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया जो बढ़ती जा रही थी, उसके स्वरूप दिया गया है। तो सवाल हमारे कमजोर नहीं है निधि जी। लेकिन त्यागी जी, कर्पूरी ठाकुर का नाम आप अब ले रहे हैं और उनको भारत रत्न का ऐलान कर बीजेपी ने जो आप लोगों का एजेंडा था वो हाईजैक कर लिया है। नहीं, एजेंडे हाईजैक नहीं हुआ करते। ये हम उसकी, फिर हम कह रहे हैं, हम इसके मदर ऑर्गेनाइजेशन हैं सोशल जस्टिस के मूवमेंट के। जब कर्पूरी ठाकुर जी ये कमीशन लागू कर रहे थे, उस समय की बीजेपी ने विरोध किया था, जिसका नाम जनसंघ था, और कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। जिस समय मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू की जा रही थी, उसका विरोध बीजेपी ने भी किया था और कांग्रेस पार्टी ने भी किया था। ये समाजवादी आंदोलन की और कर्पूरी ठाकुर के विचारों की जीत है। आज पूरा पटना उनके पोस्टर से लगा हुआ है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, कोई पार्टी नहीं है जो कर्पूरी जयंती ना मना रही हो। इसे हम अपने विचारों की प्रखरता और कर्पूरी ठाकुर की राजनीति की स्वीकार्यता मानते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद केसी त्यागी हमसे बात करने के लिए और बताने के लिए कि जो आज इंडिया गठबंधन के लिए पश्चिम बंगाल और पंजाब से खबरें आई हैं, वो एक घाव है इस गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम मुंबई की मीरा रोड हिंसा की। मीरा रोड हिंसा के मामले में 21 जनवरी के बाद से कल तक आईपीसी के तहत 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 2 एफआईआर आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुई हैं। इनमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस के एडिशनल कमिश्नर श्रीकांत पाठक से बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। आइए सुनते हैं। 21 जनवरी से मीरा रोड में हिंसा का आलम था। 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जिससे कि जो है कि मीरा रोड के खास करके नया नगर की शांति भंग हुई। अब क्या स्थिति है और क्या अब तक उसमें कार्रवाई हुई है, जानने के लिए हम बात कर रहे हैं मीरा भाईंदर वसई विरार के एडिशनल कमिश्नर श्रीकांत पाठक जी से। सर, आज 21 जनवरी से कुछ न कुछ हिंसा भड़क रही है। कल भी रात में भड़की और अशांति सी फैली थी, तनाव फैला था। अब क्या स्थिति है? फिलहाल तो अभी सुबह से तो कल शाम से वैसे कोई घटना घटी नहीं है। हम लोगों की पेट्रोलिंग और नाकाबंदी और फिक्स पॉइंट्स हमारे लगे हुए हैं, और जो भी घटना घटी है उसमें जो भी ऑफेंसेस रजिस्टर हुए उसके बारे में हम फुटेजेस देख के आरोपी आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। अब तक कितने मामले दर्ज हुए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई है, क्या कार्रवाई हुई? 10 मामले दर्ज हुए हैं और अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों को आइडेंटिफाई करके सीसीटीवी के माध्यम से और रिकॉर्डिंग के माध्यम से आइडेंटिफाई करके उन पर खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कौन शख्स है जो कि जिसने भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 22 और 23 को उसका रिएक्शन दिखा, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई? उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, उसको भी अरेस्ट किया गया है। दो मामले ऐसे, एक फेसबुक पे था और एक इंस्टाग्राम पे कुछ भड़काऊ मैसेजेस पोस्ट किए गए थे। वो दोनों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और दोनों को भी अरेस्ट किया गया है। अब तक जो कार्रवाई हुई है, अब क्या लगता है शांति अब बनी हुई है और आगे इस तरह की अशांति न फैले, इसके लिए पुलिस एहतियातन क्या कार्रवाई करेगी? प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं हम। नाकाबंदी पेट्रोलिंग भी हमारी लगी है, फिक्स पॉइंट भी हमारे लगे हैं। और आपके माध्यम से मैं सब पब्लिक को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबने, क्योंकि मामले दर्ज हो गए, गुने दाखिल हो गए, अननेसेसरली कार्रवाई होगी वो तो होगी ही, लेकिन शहर की शांति सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका असर शहर के प्रगति, शहर के प्रोग्रेस, शहर के माहौल पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक बार शहर का नाम, आपको पता है कुछ नाम हम हरदम सुनते हैं पूरे हिस्ट्री से, जो शहर का एक बार नाम खराब हो जाए, शहर की प्रगति में भी काफ़ी हिंड्रेंसेस आते हैं और कॉमन पब्लिक को उसका अननेसेसरली तकलीफ सहना पड़ता है। कल जो तोड़क कार्रवाई हुई
एक माना जा रहा है कि यूपी का बुलडोजर पैटर्न जो है यहाँ पर भी आ चुका है। तो जो कार्रवाई हुई, क्या उसमें जो आरोपी थे उनमें से किसी का अवैध निर्माण था या जो अवैध निर्माण था वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आइडेंटिफाई किया था, हमने सिर्फ बंदोबस्त दिया, उनकी तरफ से वो थोड़ी कार्रवाई की गई। तो मीरा रोड में फिलहाल शांति है और पुलिस लगातार कोशिश में लगी हुई है कि शांति बनी रहे, इसके लिए कार्रवाई भी की जा रही है। जो लोग हिंसा में शामिल हुए और एहतियातन कार्रवाई भी की जा रही है। मीरा रोड से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और देश की बात में बात अब कर्नाटक की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आदेश दिया है कि वो उन फ्लैट्स और घरों को नियमित करे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इजाज़त के बगैर बनाए गए हैं, लेकिन जहां बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन ना हुआ हो। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हालांकि जुर्माने के साथ साथ टैक्स वसूलने की इजाज़त दी गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला साफ है कि जिन इमारतों को बनाने में कायदे कानूनों की अनदेखी न हुई हो उनको न तोड़ा जाए, बल्कि जुर्माना और प्रॉपर्टी टैक्स लेकर नियमित किया जाए। दरअसल बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने कई घरों को गिराने का आदेश दिया था, क्योंकि बिना नक्शा पास करवाए इमारत खड़ी कर दी गई थी। In many cases, our town planning department, while 5 से 50% रिहायशी और 5 से 25% उल्लंघन वाले व्यवसायिक भवनों को हमारी तरफ से गिराने का नोटिस दिया गया था। हम इसका अब रिव्यू करेंगे ताकि कानून के तहत इन्हें नियमित किया जा सके। planning, we may have issued certain orders for demolition that we will review and will see that they are regularized if it is possible as per the act. ये है बेंगलुरु की रेमको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसने बीबीएमपी के 2017 के घर गिराने के आदेश को चुनौती दी थी। 1992 से रह रहे लोगों के घरों को अवैध करार देते हुए इसे गिराने का आदेश बीबीएमपी की तरफ से दिया गया था। You can construct your construction without taking sanction plan. कानून के मुताबिक अगर आपके पास प्लॉट है तो आप घर बना लें, फिर बीएमपी के अधिकारी इंस्पेक्शन करेंगे कि कहीं बिल्डिंग बाय लॉ का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। इसके बाद भी आप प्लान अप्रूवल के लिए आवेदन दे सकते हैं। यही कानून है। लेकिन ये लोग आकर के कभी कहेंगे कि आपका प्लान अप्रूवल नहीं है इसलिए तोड़ रहे हैं, कभी कहेंगे कि खाता कैंसिल कर दिया गया इसलिए तोड़ रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। You don't have plan approval. Like this, they are trying to, manipulate things. हाई कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि बीबीएमपी के अधिकारी घर बनकर तैयार होने तक चुप क्यों रहते हैं। इसमें इनकी भागीदारी लगती है। ऐसे में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट का ये फैसला कई लोगों के लिए राहत बनकर आया है, लेकिन चुनौती म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने खड़ी हो गई है। अब देखना है कि किस तरह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बगैर इजाज़त के बने इन मकानों को नियमित करती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। और अब बात जयपुर की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल जयपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इमैनुअल मैक्रों की अगवानी। इस बार 26 जनवरी के कार्यक्रम में ये मुख्य अतिथि हैं और ये भी बताया गया कि हवा महल के सामने चाय पिएंगे और चाय का भुगतान UPI के जरिए करेंगे। तो आइए पहले आपको बताते हैं, हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह वो उनकी जानकारी जो दे रही हैं, सुन लेते हैं। यहाँ हवा महल पे जो आखिरी पड़ाव है वो यहाँ पर होगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो फ्रांसीसी प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन वो यहाँ पर आकर रुकेंगे, हवा महल का लुत्फ लेंगे। और जो पुराना शहर है, आप जानते हैं कि जयपुर मध्यकालीन भारत का सबसे सुनियोजित पहला शहर है, जिसे एक व्यवस्थित तरीके से एक आर्किटेक्ट द्वारा बसाया गया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जाता है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन कुछ हस्तशिल्प जो है जिसके लिए जयपुर फेमस है, जैसे ब्लू पॉटरी है, यहाँ पर भी हो सकता है कुछ देखें। सैंडलवुड के भी आइटम्स हैं। काफ़ी लोग इसको लेकर एक्साइटेड है। आपकी ये दुकान है, क्या है आपके पास और क्या खास है? और कल PM आएंगे, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ आएंगे, कितने उत्सुक हैं आप लोग? मैम बहुत ज़्यादा उत्सुकता है हमारे अंदर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहिनुद्दीन आकिल है। हाँ। और हम लोकल आर्टिस्ट हैं। हाँ। तो हम बहुत अच्छा है कि हमारे को मौका मिल रहा है उनके सामने प्रेजेंट करने का ब्लू पॉटरी को। ब्लू पॉटरी यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट है।
बहुत खुशी की बात है। कितनी पीढ़ियों से आप लोग करते आए ये? हमारी तीसरी पीढ़ी है मैडम, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है, इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जयपुर की खासियत है यहाँ की चाय, यहाँ का गज्जक और यहाँ की जो कचौरी। पता नहीं उनको कचौरी देंगे कि नहीं, लेकिन जो साहू जी हैं जिनका रेस्टोरेंट है बहुत फेमस है चाय के लिए और अभी भी साहू जी चाय बना रहे हैं। बताइए कि आप लोग कल जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनको आप चाय पिलाएंगे, कितने उत्सुक हैं आप उसको लेकर और आप कितने समय से आपकी ये दुकान है? मैम हमारी दुकान को 60-65 साल हो चुके हैं, बट उत्साह की तो ऐसा है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। और पीएम मोदी जी को चाय पिलाने का सौभाग्य जो है वो हर किसी को तो मिलता नहीं है, पहली बार हमें मिला है। तो इसके लिए भी मैं प्रशासन को और हमारे आराध्य देव गोविंद देव जी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे साथ है मदन जी, वीआईपी डेलीगेशन में रहेंगे, वो लोगों को दिखाएंगे। मदन जी, क्या क्या प्लान है, थोड़ा सा आप बताइए। आप आमेर फोर्ट से एंड तक वीआईपी डेलीगेशन के साथ रहेंगे? देखिए, आमेर फोर्ट से स्टार्ट होगा और उसके बाद में जंतर मंतर पे दोनों की मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद में एक रोड शो से हवा महल तक पधारेंगे वो लोग। थोड़ा सा बताइए कहाँ से कहाँ रोड शो होगा? देखिए, जंतर मंतर से हवा रोड शो जो स्टार्ट होगा जंतर मंतर टुवर्ड्स त्रिपोलिया बाजार से निकल के, और इसके बाद में जो आम पब्लिक हैं वो फ्लैग साथ में रखेंगे इंडिया का और फ्रांस का, और उसके बाद में यहाँ पे आके और इनका इस तरीके से ये सेटअप किया है कि यहाँ पे उनकी चाय पे चर्चा होगी। मदन जी बता रहे थे कि किस तरह से प्रोग्राम रहेगा और जो लास्ट है वो साहू जी की चाय से चाय पे चर्चा होगी। और यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का जो मीटिंग है वो यहाँ पर खत्म होगी। उसके बाद में रामबाग पैलेस में उनका डिनर होगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। और आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास, वहां पर मौजूद है। उमा, हवा महल में क्या होगा ये तो कार्यक्रम बता दिया हमें हर्षा ने, लेकिन औपचारिक तौर पर और क्या चीजें होने वाली हैं, बताइए राष्ट्रपति के दौरे के बारे में। जी देखिए, कल जो द्विपक्षीय बातचीत होगी वो 7:15 बजे से शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच, और 8:50 पे वो दिल्ली के लिए उड़ेंगे। तो इस बीच में जो बातचीत होगी उसकी काफ़ी अहमियत है। ख़ासतौर पे जो हमने देखा है जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। नया जो रफाल है वो लेने की बात है जो कि नौसेना के लिए प्रयुक्त होता है। उसके 26 ऐसे लड़ाकू विमानों की जो बातचीत है उस पर चर्चा आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि इस पर जो औपचारिक तौर पे ऐलान होना है उसमें वक्त लगेगा अभी, क्योंकि कई दौर की बातचीत जो है वो होती है। और न सिर्फ जो लड़ाकू विमान है उसको लेकर बल्कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को की खरीद को लेकर भी बातचीत आगे बढ़नी है। और जो ज्वाइंट प्रोडक्शन है या जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उस मुद्दे पर बातचीत होगी। और ये काफ़ी अहम बात है इसलिए क्योंकि भारत जो है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं और उनका जो लगातार ये कहना रहा है कि जो रक्षा के क्षेत्र में भारत के पास जो आत्मनिर्भरता होनी चाहिए और उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जो कि फ्रांस जो है उससे वो टेक्नोलॉजी मिल सकती है और साझा प्रोडक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। तो रक्षा का मुद्दा एक अहम रहेगा। और दूसरी बात जो है, अगर इंडो पैसिफिक की बात करें तो भारत के साथ साथ फ्रांस इस बात को लेकर सहमत है कि जो इस पूरे इलाके में चीन का जो वर्चस्व है वो नहीं होना चाहिए और इंडो पैसिफिक जो है उसमें फ्री फ्लो होना चाहिए, जो स्वतंत्र आवाजाही है वो होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत। तो एक नया क्षेत्र है जो पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी बैस्टिल डे समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस गए थे तो एक सहमति बनी थी और एक विजन जो 2047 जो है वो बनाया गया है, एक रोड मैप बनाया गया है। तो इस दिशा में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और उसके केंद्र में रक्षा जो समझौते हैं वो रहने की उम्मीद है कल जब बातचीत होगी। तो खासतौर पर अगर राजस्थान की बात करें तो 2,20,000 जो टूरिस्ट यहाँ पर हर साल तकरीबन आते हैं उसमें से 1,10,000 के आसपास जो है वो राजस्थान आते हैं फ्रांसीसी टूरिस्ट। और इस बात को लेकर इसकी अहमियत है और यही वजह है कि इस शहर को चुना गया है उनके दौरे के लिए। और एक लंबा चौड़ा जो कार्यक्रम है जिसके बारे में हर्षा कुमारी सिंह जो हमारी सहयोगी उन्होंने जैसा कि बताया, तो वो प्रोग्राम तो अपनी जगह है ही, लेकिन साथ ही साथ द्विपक्षीय स्तर की जो बातचीत है वो भी काफ़ी अहमियत रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो द्विपक्षीय बातचीत में क्या निकल कर आता है वो कल जानेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और जाते जाते आज देश भर में बालिका दिवस मनाया जा रहा है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आज हुआ है। देहरादून के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मौके पर वे मिरांडा हाउस पहुंचे। $5.5 ट्रिलियन
हम कठोरतम कार्रवाई करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी बेटियां हमारी शान है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है।